आपको बताने वाला हूँ गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और उसी टाइप के और भी बहुत सारे मेथड जिसमें हम लोग को मैट्रिक्स का एप्लीकेशन होगा। तो मैट्रिक्स के लिए मैं आपको एक बार रिवीजन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के साथ मैं डिटर्मिनेंट का भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा। वैसे डिटर्मिनेंट का तो इसमें कुछ काम पड़ेगा नहीं वैसा, लेकिन फिर भी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो मैट्रिक्स आखिरकार होता क्या है? मैट्रिक्स एक तरह का कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बिग ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। और इस पैरेंथेसिस के अंदर में जो नंबर है उसे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रो कितना है। इस मैट्रिक्स का रो 2 है। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। आप ये देख सकते हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। यहाँ पे 2 रो है। रो कितना है? 2 है। और कॉलम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है। तो इसे कहा जाएगा 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है। तो वैसे ही इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, मैट्रिक्स का जो जैसे नेम ए है तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहाँ पर एक मॉड का ऐसा सिंबल दे देना है। ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर ए डी माइनस बी सी कर देना है। ठीक है। थोड़ा मैं साफ इसके कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ए डी माइनस बी सी कर देना है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। वैसे अगर आप एग्जांपल में एक देता हूँ, सी मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी में पुट करके ए डी माइनस बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। 4 इंटू 8 32, 32 माइनस 18 इज इक्वल टू 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना हो गया? 14। ये तो बात हो गया 2x2 मैट्रिक्स है जिसका और रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। अगर 3x3 यानी कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स अगर आ जाता है जिसमें रो 3 है और 3 कॉलम भी है, तो इसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप किसे एक नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा इससे या माइनस कीजिएगा। ऐसे इसमें कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपके एक अलग रूल आता है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे 3x3 मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। तो आप ये पहले रो में आप देख सकते हैं कि ए आ रहा है, पहला फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसके नीचे जितना भी आपको एलिमेंट्स आ रहा है वो छोड़ देना है। इसके सामने जो एलिमेंट्स आ रहा है यानी कि रो में जितने एलिमेंट है छोड़ देना है, कॉलम में जितने एलिमेंट है छोड़ देना है। बचा कौन सा? ये एलिमेंट सा बचा। तो इसको आपका डिटर्मिनेंट बना के रख देना है। ठीक है। तो पहले ए आपको यहाँ पर लिख देना है। ए लिखने के बाद इसको और इसको, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे सेम ऑर्डर में लिख देना है। जैसे यहाँ पर ई एफ एच आई है तो ऐसे ही ई एफ एच आई लिख देना है। इसके बाद आपको माइनस साइन यूज करना है। ठीक है। माइनस साइन करने के बाद अब यहाँ पर बी पे आता है बात। ठीक है। बी पे बात आता है तो यहाँ पर माइनस बी लिखना है और माइनस बी लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलम में जितने एलिमेंट है इसको छोड़ देना है। और इस एलिमेंट में जितने रो है यानी कि बी का एक रो आ रहा है, ठीक है, और एक कॉलम आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ देना है। तो बचा कौन सा? डी जी और एफ आई। ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिख देना है, डी जी एफ आई, इसी ऑर्डर में। अब ये माइनस के बाद आप प्लस लिखना है और प्लस में आपको यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट बचा, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है सी, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए सी, इसका रो में जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ देना है। जितने भी एलिमेंट है रो में और कॉलम में दोनों में छोड़ देना है। और जो बचा एलिमेंट डी जी ई एच इसी ऑर्डर में लिख देना है प्लस साइन के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या कौन सा आ गया? ये तो थर्ड ऑर्डर से अब सेकंड ऑर्डर में आ गया। सेकंड ऑर्डर का काफी आसान है। इसमें आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ कर देना है, माइनस बी इंटू डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी कर देना है, प्लस सी इंटू डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी कर लेना है। ऐसे करने के बाद आखिरी में आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका है, जिसका वैल्यू है ए इंटू ई आई माइनस एफ एच माइनस बी डी आई माइनस एफ जी प्लस सी डी एच माइनस जी। ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। इसको क्या करना है, पहले 6 ले लेना है। 6 में जितना भी एलिमेंट है छोड़ देना है, कॉलम और रो दोनों में। तो बचा कौन सा? -2 8 5 और 7 लिख देना है। लिखने के बाद -2 इंटू 7 कर देना है, -5 इंटू 8 कर देना है और माइनस साइन यूज करना है। अब यहाँ 1 पे बात आता है तो 1 पे आपको ऐसे ले लेना है और फिर इसको ऐसे ले लेना है। तो यहाँ पर ले लिए तो बचा कौन सा? ये बचा और ये बचा। 4 इंटू 7 कर देना है और -5 इंटू 2 कर देना है, प्लस अब 1 बचा आखिरी में। तो यहाँ पर 1 का एलिमेंट इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तो बचा कौन सा? 4 2 और 2 -2 और 8। ठीक है। तो 4 इंटू 8 कर देना है और प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू -2 क्या हो गया? -4 और -4 क्या हो जाएगा? +4। तो यहाँ पे प्लस दे देना है और 2 इंटू 2 सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आ गया डिटर्मिनेंट -306।
ठीक है। अब चलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, फिर गॉस जॉर्डन मेथड देखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड का यूज क्यों होता है ये पहले हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड और बोज़ानो मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। इसका हम लोग यूज किए थे किसी भी इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। इटरेशन मेथड का हम लोग यूज किए थे। तो वो तो हो गया इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करना। अब इस मेथड जो है गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसका यूज होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल में, इसका एक्स वाई और जेड इन तीनों का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ, उससे भी निकलता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, ठीक है। हायर कैलकुलेशन में अगर आपको यूज करना है तो वो वैल्यू को आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे, ना कि अप्रोक्सीमेट। ओके, तो वही मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। दोनों अलग अलग मेथड है, एक बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सेम आता है, ठीक है। तो पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग देखते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहले आपको क्या करना है, हर बार की तरह यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेना है। यहाँ पर आपको हर एक वेरिएबल के पहले का कोएफिशिएंट लिख देना है विथ साइन, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है, लिख देना है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, 2 है, -4 है, लिख देना है। यहाँ क्या है z का 2 है, 3 है, -5 है, लिख देना है। अब यहाँ पर एक लेना है मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 into 1 मैट्रिक्स लेना है, 3 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। और इज इक्वल टू ये जो है ये यहाँ पर लिख देना है। वैसा ही है जैसे कि हम लोग ने देखा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसे करके हम लोग निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं होता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है, एकदम बिल्कुल नहीं है कि इनवर्स निकाल देना है, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग है ऐसा करना है। अब इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स जो है ये कब बना, जब 3 इक्वेशन था और 3 वेरिएबल था, ठीक है। तो ऐसा हमेशा रहेगा ही। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर इस पोजीशन में यानी कि B21, ठीक है, यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये B21 और B31 इन दोनों को जीरो कर देना है, और उसके बाद ये B32 इसको भी जीरो कर देना है, ठीक है। इससे हम लोग को फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पर ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। इससे क्या होगा, -5 इंटू जेड, जेड का वैल्यू पता चल जाएगा। जेड का वैल्यू पता चल गया तो 3z वैल्यू डाल देंगे जेड का, तो यहाँ पर ये जीरो है तो y का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू पता चल गया और z का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर x y z, तो y z का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे और यहाँ पर x का वैल्यू पता चल गया, सिंपली, ठीक है। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं कि मैंने इसमें लिखा है, इन गॉस एलिमिनेशन मेथड वी मेक जीरो इन फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स, ये पोजीशन मैंने बताया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू b देना है, ये a इक्विवेलेंट b इज इक्वल टू डाल देना है, ठीक है। जो b का यहाँ पर वैल्यू था 3 5 13 वो यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज बिल्कुल नहीं करना है, रो ही का करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ पर जीरो लाना है। पहले देखना है जीरो कैसे लाएंगे, ठीक है। पहले क्या है, इसको जीरो लाना है, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको लाना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचना है, इसको कर सकते हैं तो इसको पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तब 1 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये सब वैल्यू काफ़ी फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स होगा आगे कैलकुलेट करने में। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे 1 है, ऊपर भी 1 है, तो R2 माइनस R1 कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, और ये सब में कुछ हेर-फेर नहीं होगा, इसमें ज़ीरो कहीं से नहीं आ रहा है। हम लोग का काम भी यही है कि केवल इसी को ज़ीरो करना है, ठीक है? इसको ज़ीरो करना है, फिर इसको ज़ीरो करना है, फिर इसको ज़ीरो करना है, बस इसी को ज़ीरो करना है, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो R3 का अब करते हैं, ये तो 0 आ गया भाई। फिर इसको करना है R3 - 3 R1, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, तो R1 यहाँ पर 1 है, तो 3 - 3 × 1 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये दोनों से 0 कम से कम आ गया। वैल्यू को लिख देना है, क्या आया, मेन है, ये सभी चेंज हो रहा है, आपको देखते रहना है। अब क्या करना है, अब ये जो वैल्यू आया आप देख सकते हैं -1 है, और यहाँ पर क्या है -1 है, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं करना है, पहले आपको इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, -33 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -3 आ गया, 3 है, अपोजिट साइन, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो R3 3R3 प्लस R2, है ना।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3R3 प्लस R2, तो ऐसे करते ही ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0, ये 0, तीनों 0 हो गया। अब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। -32z इज इक्वल टू -64, z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आ गया 2, z का वैल्यू 2 आ गया। तो इस 2 को हम लोग को पुट कर देना है 3y प्लस z में, ठीक है। तो 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू, z का वैल्यू पता है और y का वैल्यू पता है। अब x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है इस इक्वेशन से, तो ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z, तो इसमें डाल देना है, x का वैल्यू -1 आ गया, हो गया, x y z का वैल्यू निकल गया बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। यही था गॉस एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड दोनों का यूज करना है, लेकिन मैं आपको गॉस एलिमिनेशन से पहले बताऊंगा, फिर गॉस जॉर्डन मेथड आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको सीख, ठीक है। तो इक्वेशन क्या यहाँ पर दिया हुआ है, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y मतलब प्लस 3z इज इक्वल टू 18। सॉरी, थोड़ा मेरा जबान फिसल गया था। तो यहाँ पर मैट्रिक्स दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 और 9 1 3, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल मान लेना है एक्स वाई जेड, वैसे ही जैसे कि था। अब उसके बाद फिर से डाल देना है 149211323, वैल्यू डाल देना है जो यहाँ पर बी का वैल्यू था। ये सब करने के बाद आपको फिर इसको 0 डालना है, इसको 0 डालना है, इसको 0 डालना है, ठीक है। अब देखना है कैसे करना है। जो इसको करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R3 को, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो, दोनों 0 आ जाएगा, ठीक है। वही मैंने किया, R2 माइनस 2 R1, R3 माइनस 3 R3, ठीक है, सॉरी, R3 माइनस 3 R1, ओके। अब ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ये हमेशा लगाना है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है, ये प्रोसेस में भी चल रहा है, इसमें हम लोग को और एडिशन अभी करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 4 माइनस 7 माइनस 10 9 माइनस 17 माइनस 24 16 माइनस 22 माइनस 13, अब बचा केवल -10। अब इसे हम लोग को जाना है 0, 0 डालने के लिए क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे -7 है -10 है। क्या करेंगे, इसको पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और इसको -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा कि ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव ही है, फिर ये -70 होगा, ये 70 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं 7R3, ऐसे आपको करना नहीं है, आपको पहले 7R3, R3 इज इक्विवेलेंट टू 7R3 आपको लिखना है, उसके बाद R3 इक्विवेलेंट टू R3 माइनस 10R2 लिखना है, ओके। आखिरी में आपको 0 आ गया। अब ये 2z इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू आपका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू आपका वैल्यू पता चल जाएगा, z इज इक्वल टू 5 आ गया, वैसे ही डालना है, डालने के बाद y इज इक्वल टू -9 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। तो हेंस x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -9, z इज इक्वल टू 5 यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, ओके। अब सेकंड मेथड क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। अब इस जॉर्डन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेशन में था कि इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, यानी कि ये मैट्रिक्स का मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया है। तो आपको क्या करना था, इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, खेल खत्म। इससे निकल के z, इससे निकल के y, इससे z, इससे x, ओके। लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें बस स्लाइड चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें बस ऑपरेशन रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को ज़्यादा करना है। इसमें क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बनेगा 1 1 3, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितना है, ये जितना बचा सबको आपको 0 कर देना है। तो ऐसा करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, पहले इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। यहाँ पर देखना है कि थर्ड रो में 2 है जिसको 0 करना है, सब में 2 2 है 0 करना है, ठीक है। तो पहले इसको 0 करने का देखते हैं। क्या करेंगे, R3 माइनस 3 R1 करेंगे, आराम से हो जाएगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। R2 माइनस 2 R1 करेंगे, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, सही है। ऐसे करके यहाँ पर 2 0 आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये -10 भी तो बचा, इसे भी तो 0 करना है, तो इसे क्या करेंगे, R3 इक्विवेलेंट टू 7R3, ये पहले हम लोग ने दे दिया, ठीक है। इसको देने के बाद जो वैल्यू आएगा, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपको नंबर कट जाएंगे, आपको ऐसे कर लेना है R3 इक्विवेलेंट टू 7R3, और उसके बाद जो आपका वैल्यू R3 का 7 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -70, और यहाँ पर दूसरा वैल्यू जो आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेना, तो उसको आपको माइनस कर देना है 10R2 से, ठीक है। आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी माइनस कर देना है 10R2 से, ओके। वैसे ही R1 को भी ऐसे ही कर देना है ऑपरेशन। तो ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद आपका कुछ मैट्रिक्स इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ऐसा, ओके। अब उसके बाद आपको ऑपरेशन करना है, ये पहले पहले बता दिया, 2R1 कर लेना है, उसके बाद तब ऐड करना है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। आप देख सकते हैं बस यहाँ पर एक बचा हुआ है,
अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा तो केवल R3 से ही होने वाला है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले R3 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट जो इक्वेशन में लिखेंगे उसी में हो जाएगा, लेकिन 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो देख सकते हैं कि दोनों डिविजिबल है नहीं, है ना, तो डिविजिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2R2 पहले कर लेना है, करके जो वैल्यू आया उसको ऐड करना है 17R3 से, तो आखिरी में देख सकते हैं केवल आइडेंटिटी जो एलिमेंट था वही बचा, और बाकी जितना भी एलिमेंट था, आई एम सॉरी कुछ ज़्यादा ही ये फैल गया मेरा, आइडेंटिटी एलिमेंट केवल ये है, ये बचा, बाकी जितना था वो सब 0 हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 14x हो जाएगा, 14y हो जाएगा, 2z हो जाएगा, इक्वेशन बना लेना है, 14x इज इक्वल टू ये, 14y इज इक्वल टू ये, 2z इज इक्वल टू 10, वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 7 आ गया, y इज इक्वल टू -9 आ गया, वैसे ही z इज इक्वल टू 5 आ गया, आखिरी में आप लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -9, z इज इक्वल टू 5 यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, ओके। अब ये मेथड हो गया, इसमें आपको मैट्रिक्स का जरूरत पड़ा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन इसके अगले वाला जो पार्ट है इसमें आपको जरूरत पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और भी काफी कुछ का, मैट्रिक्स का काफी जरूरत पड़ने वाला है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, तो चलिए चलते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में, ठीक है। तो इसमें आप मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको पहले इक्वेशन देखना पड़ेगा, इक्वेशन सिंपल है, जैसे पहले तो वही है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, ऐसे करके आप पढ़ लेना, यही सेम है जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे था वैसा ही। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था, ये थ्योरी है, यहाँ पर x1 जो था उसमें ऊपर दिया हुआ था, तो यहाँ पर x2 दिया हुआ था, x3 दिया हुआ था, यहाँ पर कोएफिशिएंट था उसका जो कि नंबर था, वो नंबर न देके अभी यहाँ पर a11 a21 a22 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, और ये b1 b2 b3 वो तो दिया ही हुआ था, ओके, जो RHS में था हर एक इक्वेशन की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले a और b में डिवाइड कर लेना है, तो a क्या क्या होगा, ये जितना भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 जितना भी कोएफिशिएंट है ये सब वेरिएबल्स का, वो सबका एक ग्रुप ले लेने का 3x3 मैट्रिक्स में, और वो हो जाएगा a मैट्रिक्स, ओके। और b मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, b1 b2 और b3, ओके। तो ये a मान लिया हम लोग, ठीक है। तो a जो होगा, एलयू डिकम्पोजिशन का यही फॉर्मूला है कि एलयू यहाँ पर E इज इक्वल टू एलयू होता है, एलयू यहाँ पर क्या होता है, L एक मैट्रिक्स होता है जो कि ये है, U एक मैट्रिक्स होता है जो कि ये है, ठीक है। तो L यहाँ पर क्या है, 1 0 0, L21 L31 1 L32 0 1, U यहाँ पर क्या है, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू LU के अगर बराबर होता है और AX इज इक्वल टू बी, ये भी नेचुरल है, होता ही है, तो इसमें अगर आप a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा b अपॉन एक्स, सही है, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर b अपॉन एक्स हो गया तो b अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, LU के, ओके। और यहाँ पर हम लोग को b का वैल्यू फाइंड अगर करना है तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा LU x, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है b इज इक्वल टू LUX। तो यहाँ पर UX जो है इसको हम लोग अलग मान लेते हैं y, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं y, ठीक है। तो L y का वैल्यू क्या हो जाएगा, b, यही थ्योरी है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। इसे और क्लियर समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप से, एग्जाम्पल एक लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। यहाँ पर मिला हुआ है आपको लीनियर इक्वेशन, ये आप पढ़ सकते हैं x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 14 ऐसे करके। तो यहाँ पर a आपको मालूम चल गया होगा क्या लिखना है, अब लिख दिया, इज इक्वल टू एल यू, ठीक है, इज इक्वल टू एल यू, जो कि थ्योरी में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर l और u का वैल्यू आपको दिया हुआ है पहले से थ्योरी में कि यही होता ही होता है, 1 L21 L31 01 L32 001, और u का वैल्यू U11 U12 U13 0 U22 U23 00 U33, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एल यू का ये आपको मैट्रिक्स का वैल्यू डाल देना है, A का वैल्यू और एक तरफ मैट्रिक्स का वैल्यू, तो A का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इज इक्वल टू ये L और U का वैल्यू आपको डाल देना है, और डालने के बाद इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको यूज करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
उसमें क्या करना है आपको, ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है इसका पहला रो आपको लेना है और इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 इंटू यू वन वन प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, सबके बीच में प्लस होते जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस ये हो गया, तो ये इसका जो प्रोडक्ट करने के बाद ऐड करके जो आएगा इकलौता टर्म जो कि u11 है, ये पहले पोजीशन में होगा, यानी कि a11 यानी u11 यहाँ पर आ गया, a11 का पोजीशन में आएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका पहला वाला रो डिसाइड करता है कि कौन से रो में एलिमेंट आएगा। ये बता दिया कि ये पहले रो में ही आने वाला है। अब पहले रो का तो 3-3 पोजीशन है, A11, A12, A13। अब इन तीनों में से कौन से पोजीशन में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा सेकंड मैट्रिक्स का टर्म। अगर हम लोग इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, अगर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। 1 इंटू u11 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आ गया, 0 से ऐड करेंगे फिर u11 ही आएगा, ओके। u12 इंटू 1 करेंगे तो u12 आएगा, बाकी 0 0 है, 0 ही हो गया। u13 इंटू 1 करेंगे u13 आएगा, बाकी 0 0 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही अब ये दूसरे वाले रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। तो ऐसा करके पोजीशन आपका फिक्स हो गया कि ये सेकंड रो में ही रहेगा। अब पोजीशन इससे 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 डिसाइड होगा, तो L21 इंटू u11 करेंगे तो ये L21 इंटू u11 आएगा, ये u11 लिखा हुआ है, ठीक है, u11। ऐसा करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा, प्लस 0 इंटू 1, ये 1 है और ये 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आखिरी में बचा क्या, u11 L21। ऐसे ही इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा ये, वैसे ही इसको अगर इससे करेंगे तो ये बचेगा, सिमिलरली इसको अगर इससे करेंगे फिर ये बचेगा, इसको इससे करेंगे तो ये बचेगा, इसको इससे करेंगे तो ये बचेगा, ओके। अब क्या करना है, ये a का वैल्यू है और ये l इंटू यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिल रहा है मैट्रिक्स, इसका वैल्यू है, ओके। अब क्या करना है, कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन बोथ LHS एंड RHS, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो u11 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो जाएगा, u12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और u13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके आते ही आपको क्या करना है, L21 L21 और L21 ये देख सकते हैं तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इससे उतना कुछ फायदा होने वाला है नहीं, तो आपको इन तीनों का जब वैल्यू पता चल गया तो आप इन तीनों का वैल्यू यूज करेंगे इन सब में। आप देख सकते हैं u11 यहाँ पर भी आ रहा है, वैसे u12 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको वैल्यू डालते जाना है, वैल्यू डाल के आपको हर एक वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो ऐसा निकालने पे u11 का वैल्यू 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 5 है और 1 है। L21 इंटू u11 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो u1 का वैल्यू कितना, 1 है, तो L21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही L31 इंटू u11, ठीक है, L31 इंटू 21 इंटू u11 यहाँ पर है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है। तो इसका आपको वैल्यू डालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो u11 का वैल्यू कितना, 1 है, तो L31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही L21 इंटू u12 प्लस u22 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो u22 का वैल्यू तो आपको मालूम है नहीं, जो कि आपको फाइंड करना है। L21 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं और u12 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो वैल्यू पुट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 प्लस u22 इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपको LHS को RHS में ले जाना है और इसको ले जाते ही आपका वैल्यू आ जाएगा -9, जो कि आंसर है u22 का वैल्यू है। वैसे ही इस वाले इक्वेशन में आपको L21 इंटू u13 प्लस u22 इज u23 इज इक्वल टू 3 है। तो वैसे ही आपको प्रीवियस वैल्यू सब आपको देख लेना है। L21 का वैल्यू दिया हुआ है 2 है, u13 का वैल्यू दिया हुआ है 1 है, डाल देना है और u23 का वैल्यू फाइंड कर लेना है, जो कि है 1। सिमिलरली इसमें भी आपको वही करना है, L31 का वैल्यू 3 और u12 का वैल्यू 5, L32 का वैल्यू आपको नहीं पता, इसी का फाइंड करना है, और u22 का वैल्यू -5 आपको मिला, सॉरी -9 आपको दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं मतलब आपने फाइंड किया है, और इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो L32 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 14/9, ओके। अब ये सबसे बड़ा ये है, ये इक्वेशन जो कि
A33 का पोजीशन है L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस U33, ठीक है। तो इसका आपको वैल्यू फाइंड अप करना है। तो फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला हुआ है, केवल U33 का वैल्यू आपको नहीं है। L31 का वैल्यू 3 आपको पता ही है, U13 का वैल्यू 1 आपको पता ही है, L32 का वैल्यू 14/9 आपको पता ही है, U23 का वैल्यू 1 आपको पता ही है। ऐसे करने पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा U33 का -5/9, ठीक है। तो आपको लगभग हर एक वेरिएबल का जितना था वैल्यू आपको मालूम चल चुका है। तो ऐसा करने के बाद ही आपको L और U जो मैट्रिक्स है उसमें जितना भी आपको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है L21 L31 L32 और ये सब U11 U12 U13 U23 U22 U33, इन सब का वैल्यू आपको पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, Ax, ठीक है, आप देख सकते हैं Ax इज इक्वल टू बी, ये नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं फिर पहले वाला जो मैंने आपको बताया था कि b इज इक्वल टू हम लोग तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग LU मान रहे हैं, ठीक है। वो तो हम लोग को बाद में मानना है, सॉरी। ये b वाला जो वैल्यू था वो हम लोग ने थ्योरी में देखा था, वो वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पर Ax इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अगर हम लोग a इज इक्वल टू LU मानते हैं तब यहाँ पर a इज इक्वल टू b/x हो जाता, जो मैं आपको बता रहा था, जो कि b इज इक्वल टू x होता। लेकिन यहाँ पर ax इज इक्वल टू b दिया हुआ है, इसीलिए a का वैल्यू LU मानेंगे, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू LU से आपको ये लाना है तो इसके लिए आपको a का वैल्यू b/x मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ax इज इक्वल टू b से ये आपको वैल्यू लाना है तो इसके लिए a का वैल्यू आपको LU मानना पड़ेगा, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे LU डालें और x का x वहीं पड़ा है इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L इंटू ux का वैल्यू अगर आप y मान लेते हैं, एक नया मैट्रिक्स आप मानते हैं y, जहाँ पे ux इज इक्वल टू y है, तो ये Ly इज इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया, ओके। ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि L जो मैट्रिक्स था उसका आपको वैल्यूज दे देना है, एलिमेंट जितना था वो उस मैट्रिक्स का आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये L का मैट्रिक्स है 3 14/9 1 1 0 0 2 1 0, ठीक है। ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद y जो है यहाँ पर आपको y मैट्रिक्स का 3 into 1 एक मैट्रिक्स लेना है और इसमें आपको वैल्यू दे देना है y1 y2 और y3 और इज इक्वल टू b का वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा था वैल्यू लीनियर इक्वेशन के एंड में 14 13 और 17, ओके। 14 13 और 17 इन तीनों को आपको यहाँ पर लिख देना है। क्यों? क्योंकि Ly इज इक्वल टू बी है और b का वैल्यू हम लोग ने पहले ही मान लिया था, जो RHS होता है लीनियर इक्वेशन का तीनों का, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आपको इन इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार बता देता हूँ। y1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो y1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 है तो बचा क्या, केवल y1। तो y1 इज इक्वल टू 14 हुआ, ठीक है। ये तो पहले ही मिल गया, y1 इज इक्वल टू 14, काफी अच्छा है। अब क्या है, 2y2 प्लस y2, ठीक है। सॉरी 2y1, क्योंकि यहाँ पर आपको इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो y1 मल्टीप्लाई होगा इससे 2y1 और प्लस यहाँ पर कोई माइनस साइन है नहीं तो प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस होते ही यहाँ पर हो जाएगा y2, ठीक है। 0 का 0 हो जाएगा, तो 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 13, ओके। तो यहाँ पर y1 का वैल्यू 14 है तो 28 हो गया, प्लस y2 इज इक्वल टू 13 हो गया। इसके करते ही आपको माइनस कर देना है, माइनस करते ही y2 का वैल्यू -15 पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस y मैट्रिक्स का दो मेन वैल्यू आपको पता चल चुका है, जो कि y1 और y2, और y3 एक वैल्यू बस बचा। y1 y2 दोनों पता है, आराम से निकल जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 3y1 प्लस 14/9 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 17, ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ। अब इस लीनियर इक्वेशन में आपको y1 और y2 का वैल्यू जितना है 14 और -15 ये पुट कर देना है, यानी 3 इंटू 14 प्लस 14/9 इंटू -15 प्लस y3 इज इक्वल टू 17। ये डालने के बाद आपको सॉल्व करना है, y3 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, -5/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू तीनों आपका निकल चुका है, जो कि y1 इज इक्वल टू 14 है, y2 इज इक्वल टू -15 है और y3 इज इक्वल टू -5/3 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स y का आपको वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको आखिरी में फाइंड क्या करना है, आपको तो x का फाइंड करना है, x1 x2 x3, है ना।
तो यहाँ पे रिलेशन आखिरी का यही स्टेप है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में कि आपको y का वैल्यू जैसे मालूम चल गया तो आपको इस इक्वेशन का यूज करना है जो कि है ux इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर u क्या है, एलयू में से जो u बचा वो l का जो यूज था वो अभी हुआ है l इंटू वाई इज इक्वल टू बी। तो l का काम तो हो गया लेकिन u तो बचा हुआ है, u भी हम लोग निकाले हैं, कुछ काम होगा तभी ना निकाले। तो u का काम अब होगा l इंटू वाई, वाई के साथ l का काम होता है, ठीक है। b है, ठीक है ना, b यहाँ पे है, ठीक है। और u के साथ x का काम होता है और यहाँ से जो y निकला है वो यहाँ पर आ जाएगा, रिलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं lux इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर ux का वैल्यू आपने y माना है, तो x मैट्रिक्स का आपको एलिमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए ux इज इक्वल टू वाई रिलेशन तो यूज करना ही पड़ेगा, y का वैल्यू जब आखिरी में पता हो ही गया है तो चलिए ठीक है। तो ux इज इक्वल टू वाई अब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ux इज इक्वल टू वाई, ये रिलेशन अब आपको यूज करना है। तो u का वैल्यू आपने डाल दिया इंटू एक्स वाई जेड, क्योंकि x मैट्रिक्स का यही वैल्यू है एक्स वाई जेड, और y का वैल्यू जो हम लोग तुरंत फाइंड किया है 14 माइनस 15 और माइनस 5/3 ये डाल दिया। इक्वेशन बन गया अब x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 14। वैसे ही यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, पहले ही आपने देखा होगा u में ये तीनों जीरो है बाकी सब वैल्यू है, इसीलिए ये एक तरह का गॉस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज हो जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ से z का वैल्यू निकल जाए, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाए और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया, इससे z का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू 3 आया, 3 का वैल्यू हम लोग इसने डाल दिया सेकंड इक्वेशन में, तो इससे हमारा y का वैल्यू पता चल गया। y का वैल्यू कितना है, 2 है, y का वैल्यू 2 फाइंड होते ही, z का वैल्यू 3 फाइंड होते ही x एक बचा, x का वैल्यू हम लोग ने आसानी से निकाल लिया। तो x का वैल्यू कितना बचा, x का वैल्यू 1 बचा, तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। किसके हेल्प से, एलयू डिकम्पोजिशन के हेल्प से। तो यही मेथड था। कैसा लगा मेथड, आई होप अच्छा लगा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कैसे हम लोग यूज करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और ये बाकी सब। इनवर्स फाइंड करना काफ़ी आसान है, जो कि ए एक्स इजिकल टू बी है, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, जैसे कि गॉस जॉर्डन मेथड था, कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। तो आई होप जितना भी मैट्रिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी में कंसेप्ट था वो मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।